हेलो दोस्तों, आप लोग भी यूपीएससी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, यानी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, यानी बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीपीएससी का ही कर रहे हैं तैयारी। तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ता होगा और उसका आंसर क्वेश्चन तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आता होगा। इसीलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं दृष्टि आईएएस का बुक एनसीईआरटी का 6 to 12 का। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इसका पूरा और देखेंगे। पहले 6 का पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 7 का पढ़ेंगे। तो पहले 6 का पहला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है इसका 6 में हमारे अतीत भाग 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे अतीत भाग 1। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। उपयुक्त कथनों में से किन्हीं कौन से कथन सही है या है, मतलब इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनका कथन ए सही है। ए तो ए कैसे सही है, यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया, यानी 8000 साल पहले मनुष्य ने पहला खेती करना शुरू किया, जो कि गेहूं था। और इसमें और पॉइंट लिखा हुआ है, उनके बारे में पढ़ते हैं। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और केथर पहाड़ियाँ क्षेत्रों में हुआ, न कि दिव्य क्षेत्रों में। अतः कथन 2 गलत है। ये कथन जो है 2 गलत है। ये वाला कथन गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम कथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत करीबनगर के लहुरागदेव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 साल वर्ष से 8000 वर्ष के पूर्व में के हैं, यानी 9000 साल से पहले और 9000 और 8000 साल के पहले हुआ था, उसी के आसपास में। अब पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें विचार करने का दिया है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उनकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा है इसका, गंगा व इनकी सहायक की नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है या है, मतलब इनमें से कौन सही है दोनों में से। तो है ए नंबर सही, यानी केवल एक, ये वाला सही है। इन कैसे सही है, तो इनके बारे में देखते हैं। कथन 1 सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उनकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व उनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन 2 गलत है। कथन 2 गलत है, यानी ये ए नंबर सही है। ए
अब पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन का पढ़ते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इनकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? अवनीत या वर्जित या काशी या मगध? आंसर होगा डी, मगध के नाम से। तो डी मगध कैसे होगा तो उसके बारे में लिखा हुआ है कुछ पॉइंट। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके सहायक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध समाज का उत्कर्ष ईसपू 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध समाज का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व बिम्बिसार था। ये वाला हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर डी होगा। डी। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा शेष कथन सही है या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा है इसका दूसरा पॉइंट, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक या केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर होगा सी, एक और दो, दोनों। यानी यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों सही है। तो यह दोनों कैसे सही है तो इसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देशों के लिए होने लगा। तो यह हो गया। अब पांचवा आंसर जानते हैं, पांचवा क्वेश्चन का आंसर। पांचवा पढ़ते हैं पहले। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं? इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युयुक्त शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। चलिए देखते हैं। पांडुलिपियों ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इनका आंसर होगा डी यानी
कथन ए बी सी सही है परंतु डी गलत है क्योंकि, यानी कि डी जो है कि गलत है, और मतलब इसके हिसाब से डी गलत है, और जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसके जो पूछा गया है उसके हिसाब से यह सही है। यहाँ देख लो मतलब क्यों सही है डी इसके बारे में यहाँ कुछ पॉइंट। कथन ए और बी सी सही है, मतलब तीनों सही है, ए डी को छोड़ के। गलत है, डी गलत है क्योंकि पांडुलिपि मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही ये पांडुलिपि विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है, जिनमें स्कूल प्राकृतिक और तमिल भी शामिल है। हो गया। अब 6 नंबर का देखते हैं। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका आंसर जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा है तो कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। उपयुक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है या हैं? इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इनका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो सही है। दो, तो दो कैसे सही है? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। अतः कथन एक गलत है, कथन दो सही है। अभिलेख में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। तो ये वाला हो गया। अब 7 नंबर पढ़ लेते हैं। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? इनमें से अरामाइक और ब्राह्मी, या यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरामाइक। तो इसका आंसर होगा डी, यूनानी और अरामाइक। अशोक का अंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। अब पढ़ लेते हैं डी नंबर। अथवा ए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी लिपियों ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कारण आर, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इनका आंसर हो जाएगा ए। ए मतलब ये वाला, और ये मतलब इस क्रम में ये वाला सही होगा। तो ये सही कैसे होगा?
सही कैसे होगा, यहाँ देख लें। विकल्प ए सही है। सही उत्तर है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईपू को अंग्रेजी में बिफोर पाइटर बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईपू का चलन से, जिसे अंग्रेजी में एडी एनो डोमिनी कहा जाता है। BCI का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा CI का अर्थ कॉमन एरा होता है। BP का प्रयोग बिफोर प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना तक देखने के लिए थैंक्स।